Hello everyone, I hope you guys are doing great. I'm Govind Parashar from Faculty of Law, University of Delhi. So guys, in this video, I'm gonna tell you all the instructions which are required to draft a proper moot court memorial. And इसके बाद मैं दूसरा पार्ट लेके आऊँगा वीडियो का, and in that part I'm gonna show you my drafted memorial. ठीक है, तो आफ्टर लाइक वॉचिंग दीज टू वीडियोस आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला कि किस तरीके से मूट कोर्ट मेमोरियल ड्राफ्ट करना है. ठीक है, तो मैं सभी जो पोर्शन है वो पूरा कवर करने वाला हूँ. मे भी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएंगी दोनों को अगर मैं कंबाइन करूँ तो, इस वजह से मैं दो पार्ट्स में वीडियो बना रहा हूँ. इसमें पूरे इंस्ट्रक्शंस रहने वाले हैं एंड जो दूसरा वीडियो होगा उसमें मैं अपना ड्राफ्टेड मेमोरियल आपको दिखाने वाला हूँ. तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर मूट कोर्ट मेमोरियल जब भी हम ड्राफ्ट करते हैं तो जब हमारा फ्रंट पेज आएगा, जैसे कि फ्रंट पेज वाला पोर्शन है, तो फ्रंट पेज में हमको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि सबसे पहले अगर जब हम फ्रंट पेज बना रहे हैं तो फ्रंट पेज में अगर आप पिटिशनर की साइड से अपना मेमोरियल ड्राफ्ट कर रहे हैं तो वो ब्लू कलर में होगा. ऑन द अदर हैंड अगर आप रिस्पोंडेंट की साइड से अपना मेमोरियल ड्राफ्ट कर रहे हैं तो वो रेड कलर में होगा. ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप किसी मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलरली कॉलेज का या जो भी इंस्टीट्यूट है उसका नाम आ जाएगा सबसे पहले पॉइंट पे. ठीक है, उसके बाद फिर नाम आएगा कि आप किस मतलब पर्टिकुलरली जो फाइल कर रहे हैं वो कहाँ पर करेंगे. हाई कोर्ट में फाइल कर रहे हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर रहे हैं अपना जो पिटीशन है उसको. और उसके बाद फिर आ जाएगा कि आप किस अंडर विच जो आपका आर्टिकल है फाइल कर रहे हैं. 32 के अंडर फाइल कर रहे हैं या फिर आप 226 में फाइल कर रहे हैं. यानी कुल मिला के जो जुरिस्डिक्शन वाला पोर्शन कह लीजिए कि कहाँ पर आप फाइल कर रहे हैं वो सब आ जाता है. साथ ही साथ आपकी डिटेल्स आ जाते हैं कि पिटिशन ऑन बिहाफ ऑफ पिटिशनर या ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट. तो ये सारी डिटेल्स जो है वो फ्रंट पेज पे आपको देखने के लिए मिल जाती हैं. ये सारी डिटेल्स आपको डालनी रहती. बाकी इस वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो जो लेके आ रहा हूँ उसमें मैं आपको अपना जो मेमोरियल है वो ड्राफ्टेड किया हुआ दिखा दूंगा, तो उसको देख कर आप और अच्छे से समझ पाएंगे. ठीक है, तो फ्रंट पेज पे यही सारी डिटेल्स रहती हैं. उसके बाद फिर हम आ जाते हैं जो नेक्स्ट पेज है वो है टेबल ऑफ कंटेंट्स का. ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट्स वाले पेज में हमें सिर्फ ये बताना है कि हमारा जो पूरा मूट कोर्ट का जो मेमोरियल है जो कि 25 पेजेस के अराउंड होता है, तो वहाँ पर किस पेज पर क्या चीज़ें हमने मेंशन की हैं. जैसे पेज नंबर 4 पे अगर हमने बता रखा है कि स्टैट्यूट्स कौन कौन से हैं या फिर इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज़ वगैरह बता रखे हैं या कुछ भी जो भी हमारा कुछ रहेगा ना, टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है कहाँ पर क्या मेंशन कर रखा है वो पूरा हम बता देते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स में. ठीक है, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं तीसरा पार्ट जो कि सी पार्ट है, उसमें आता है इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज़. अब इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज़ वो केस लॉस वो प्रोविजंस रहते हैं जो हम मेंशन कर रहे हैं जिनकी रेफरेंस हम दे रहे हैं. जैसे मान के चलिए कि कोई पर्टिकुलरली थेफ्ट का केस है लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो केस चल रहा है इसको मैं अपने फेवर में लेना चाहता हूँ, तो मैं उसी जैसे कुछ सपोर्टिंग केसेस डालूंगा कि इनमें ये डिसीजन दिया गया है, इस वजह से जो मेरा ऑनगोइंग केस चल रहा है इसमें भी ये डिसीजन देना चाहिए. या जो भी केस लॉ मैं अपने केस के सपोर्ट में डालूंगा या जो भी अथॉरिटीज़ मैं अपने केस के सपोर्ट में डालूंगा वो सभी हो जाती है वो सभी आ जाती है इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज़ में. ठीक है, और साथ ही साथ हमें ये भी बताना रहता है कि इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज़ जो हम डाल रहे हैं ये हमने कहाँ से ली. मनु पात्रा से रेफरेंस ली है या सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से उठाई है. इन सब की रेफरेंस वगैरह या फिर साइटेशन पोर्शन में हमको डालना रहता है कि ये हमने कहाँ से डाली हैं या वेबसाइट्स जो भी हमने रेफर्ड की हैं. ठीक है, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है स्टेटमेंट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन. अब स्टेटमेंट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है. स्टेटमेंट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन मान के चलिए कि हम जो भी अपील है या फिर जो भी पिटीशन फाइल कर रहे हैं वो जैसे सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं या एसएलपी फाइल कर रहे हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन में हम यही लिखेंगे कि ये एसएलपी है जैसे कि अंडर आर्टिकल 136 है. ठीक है, अगर कोई एसएलपी फाइल कर रहे हैं अब अंडर आर्टिकल 136 तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका ज्यूरिसडिक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही होगा. तो बस वही पॉइंट स्टेटमेंट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन में ये लिखना रहता है कि कुल मिला के जिस कोर्ट में हम पिटीशन फाइल कर रहे हैं उसको इस केस को डील करने का ज्यूरिसडिक्शन है या नहीं, बस यही कुल मिला के आता है. अब फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा आता है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स. स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स में ऐसा नहीं है कि मतलब आप पूरी स्टोरी लिख दो जो आपको गिवन है. आपको स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स लिखते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप सिर्फ वही फैक्ट्स लिखें जो रिलेवेंट हों, जो लीगली आपके केस को आगे बढ़ाने के लिए हेल्पफुल हों. जो इरेलीवेंट पॉइंट्स हैं उनको नहीं लिखना है और कोशिश करनी है कि स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स जो है आपके सिर्फ एक पेज के अंदर मैक्स टू मैक्स समराइज हो जाएं. ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं सिर्फ वही लिखें. उसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो स्टेटमेंट ऑफ इश्यूज़.
अब स्टेटमेंट ऑफ इश्यूज का मतलब अगर मैं सिंपल टर्म्स में समझाऊं आपको, तो आपको कुछ ऐसे इश्यूज फाइंड करने हैं या फिर ऐसे कुछ क्लेम्स फाइंड करने हैं जिससे आप सामने वाली पार्टी को, जो भी अगर आप क्रिमिनल मैटर में हो तो सामने वाली पार्टी को आप किस तरीके से, मतलब अगर मान के चलिए आप डिफेंस की साइड से हैं, डिफेंडेंट की साइड से हैं, तो आप ऐसे पॉइंट्स जो रखेंगे स्टेटमेंट ऑफ इश्यूज में जो कि आपकी पार्टी को बेगुनाह प्रूव कर दें। ऑन द अदर हैंड अगर आप मान के चलिए विक्टिम की साइड से हैं, तो आप स्टेटमेंट ऑफ इश्यूज कुछ ऐसे बनाएंगे कि जो भी चार्जेस हैं वो मेंटेन रहने चाहिए अगेंस्ट डिफेंडेंट, और क्यों रहने चाहिए, मतलब कुल मिला के क्या लीगल इश्यूज बन रहे हैं जिससे आप रिलीफ क्लेम कर सकें, वो आते हैं स्टेटमेंट ऑफ इश्यूज में। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा होगा तो नेक्स्ट पार्ट जो इस वीडियो का है उसमें मैं आपको मोड कोड का जो मैंने मेमोरियल बना रखा है उसमें मैं आपको अपना इश्यूज जो वगैरह हैं वो और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि स्टेटमेंट ऑफ इश्यूज क्या होते हैं। मे भी शायद हो सकता है आपको स्टेटमेंट ऑफ इशू फाइंड आउट करने में थोड़ी सी दिक्कत आए, बट हाँ मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा आपको जो भी मेरा वीडियो आ रहा है नेक्स्ट उसमें। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स की। तो समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में आपके जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं उस इशू पर्टिकुलर इशू को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, जो भी आपने लीगल इशू फाइंड आउट किया है उसको सपोर्ट करने के लिए जो भी आपके आर्ग्यूमेंट्स होंगे, आप वो अपने आर्ग्यूमेंट्स का क्या कर सकते हैं समराइज्ड मैनर में। ऐसा नहीं आपको पूरे आर्ग्यूमेंट्स डाल दिए केस लॉ साइड वाइड करके, सिर्फ आपको एक समराइज मैनर में 1 से 1.5 पेजेस में जो भी आपका मेन इशू है उसको सपोर्ट में डाल देने हैं। ठीक है, अगर एक इशू है तो उसके सपोर्ट में आपने 1.5 पन्ने में लिख दिया, फिर दूसरा आपका इशू है तो उसमें भी 1.5 पन्ने में आपको समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डाल देने हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो आएगा डिटेल्ड प्लीडिंग ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स एडवांस्ड। अब डिटेल प्लीडिंग ऑफ द आर्ग्यूमेंट एडवांस्ड में क्या करना है, जो भी आपका इशू था, अब इशू पर जो आप आर्ग्यूमेंट्स करने वाले हो वो आपको इन डेप्थ लिखने हैं, वो सारे केस लॉस जिनकी आपने रेफरेंस ली है वो कैसे आपको सपोर्ट करते हैं, कैसे आपके स्टेटमेंट्स को सपोर्ट करते हैं, कैसे आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करते हैं, जो भी आपके आर्ग्यूमेंट्स उन डेप्थ लिखने हैं जिससे कि आपका जो पर्टिकुलरली इशू है वो प्रूव हो सके या आपका इशू जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट गेन कर सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद आप देखेंगे सबसे एंड में जो आता है वो प्रेयर वाला पोर्शन आता है। प्रेयर में ये एंड में जब आप लिखेंगे प्रेयर, तो प्रेयर में आप क्या प्रे करते हैं कोर्ट से कि आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, वो सभी कुछ आप प्रेयर में डाल सकते हैं। तो ये एक आउटलाइन होती है जो मैंने बता दी, ये कुछ इतने पॉइंट्स की आउटलाइन होती है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा और क्या क्या पॉइंट्स जो हैं ज़रूरी हैं समझने के लिए, या क्या इंस्ट्रक्शन और हैं जो मतलब हमें जानना ज़रूरी है किसी मूड कोड मेमोरियल को ड्राफ्ट करने से पहले, वो ऐसे हैं। देखिए मैं बताऊँ क्या है। ये पॉइंट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो अगर आप एपिलेंट या पिटिशनर की साइड से हैं तो ब्लू कलर में आप अपना जो फ्रंट पेज है वो बनाएंगे, ऑन द अदर हैंड रिस्पोंडेंट की साइड से तो रेड कलर में बनाएंगे। ठीक है, और अगर फुट नोटिंग के लिए ILI ने इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं उस अकॉर्डिंग आप फुट नोट्स डाल सकते हैं। फुट नोट्स डालने के जो 2 तरीके होते हैं मैं आपको बताऊं, या तो आप एक लिंक के थ्रू, पर्टिकुलरली लिंक अटैच हो जाता है, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रॉपरली चलाना जानते हैं तो डायरेक्टली आप जैसे क्लिक करेंगे किसी भी पर्टिकुलर वर्ड पे तो वो ब्लू कलर से हो जाता है, एंड देन आप डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाते हैं उस साइट से जहाँ से आपने वो पर्टिकुलर सोर्स उठाया होता है, पर्टिकुलर कंटेंट उठाया होता है। ठीक है, तो एक तो वो वाली जो अपनी साइटिंग मेथड हो जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर आप फुट नोटिंग और दूसरे तरीके से दे सकते हैं तो क्या करते हैं ना, एंड में बिल्कुल एंड ऑफ द पेज आप एक पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एंड उसके नीचे आप 10 नंबर के फॉन्ट में लिख सकते हैं जो भी आपने कहाँ से जो कंटेंट है वो उठाया है या जो भी उसका सोर्स है वो। साथ ही साथ आपको ये भी मेंशन करना है कि आपने लास्ट वो सोर्स वेबसाइट पर कब देखा था वो कंटेंट। ठीक है, लास्ट सीन ऑन 10/10 और 2022 ऐसे करके। ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा जो मेरा मेमोरियल है उसमें मेंशन है। अब उसके बाद फिर देखिए कवर पेज, जो फर्स्ट पेज है मैंने बताया था, नेम एंड प्लेस ऑफ द कोर्ट, द कॉज टाइटल, मेमोरियल ऑन बिहाफ ऑफ, एंड काउंसिल अपियरिंग ऑन बिहाफ ऑफ। ठीक है, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट्स होते हैं कि क्या क्या मतलब फॉर्मेट्स हैं, कितने वर्ड, कितनी स्पेसिंग वगैरह में। तो A4 साइज़ तो सभी को पता है A4 साइज़ पे बनाना है। एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर पॉसिबल हो सके तो आउटलाइनिंग ज़रूर करना। आउटलाइनिंग इन द सेंस की जो पेज है उसका बॉर्डर ज़रूर बनाना हर पेज का। ठीक है, उसके बाद फिर
टाइम्स न्यू रोमन में लिखना है आपको, फॉन्ट साइज़ 12 का होना चाहिए और स्पेसिंग 1.5 की देनी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें फुट नोट टेक्स्ट की, तो ये भी टाइम्स न्यू रोमन में होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था फॉन्ट साइज़ 10 का होना चाहिए और लाइन स्पेसिंग 1 की होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, मार्जिन मेजरिंग 1 इंच ऑन ऑल साइड्स ऑफ ईच पेज, ठीक है। पेज नंबर शुड बी एट द बॉटम सेंटर ऑफ द पेज। एंड ये जो मेमोरियल है, देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ऑलमोस्ट 25 पेजेस के समथिंग होता है। तो अगर वो डिपेंड करता है, पर्टिकुलरली इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी करता है, कंपटीशन टू कंपटीशन, या फिर आप अपने सब्जेक्ट के लिए ड्राफ्ट करें, बट ऑन एन एवरेज 25 का होता है, ठीक है। तो ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैंने आपको बहुत ही एक शॉर्ट टाइम में एक्सप्लेन कर दिए। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट्स रह रहे हैं ना, तो बस मैंने जो नेक्स्ट वीडियो बनाया आप उसको, जो मेरा मेमोरियल ड्राफ्टेड है, एक बार उसको देख लोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आई डोंट थिंक कि कोई भी डाउट रहने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।